ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास इंशाल्लाह। आज हम वेक्टर्स की वो कैटेगरी जो P1 से P3 में शिफ्ट हुई थी, P1 वाला पूरा हिस्सा अब तो पूरा P3 में है। P1 में तो वेक्टर्स बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन एक हिस्सा जो है, जो P1 से P3 वाला हिस्सा है, उसको हम अलग पढ़ेंगे। उसके सवालात भी अलग कंपाइल्ड हैं, और वो हिस्सा जो हमेशा से P3 में था और आज भी P3 में है, वो वाला हिस्सा हम अलग कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले वो वाला हिस्से पे हम फोकस कर रहे हैं जो पहले P1 में हुआ करता था 2020 से पहले। 2020 के बाद पूरा का पूरा हिस्सा उठ के P3 में आ चुका है। तो हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। इक्वल वेक्टर्स पढ़ा था, नेगेटिव वेक्टर्स पढ़ा था, पैराग्राम लॉ पढ़ा था, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की बात की थी कि भाई वेक्टर सबट्रैक्शन कुछ नहीं होती, एडिशन का ही दूसरा नाम है। तो जो है, अगर हम डायरेक्शन ऑपोजिट कर देते हैं तो सबट्रैक्शन हो जाती है। कि फिर मैंने बात की थी कि अगर AC जो है AB प्लस BC के बराबर है, तो हमें पता है कि AB और माइनस BA ये एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। AB और BA में जो फर्क है वो डायरेक्शन का है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, लेंथ या मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो क्योंकि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, तो अगर मैं ए बी की जगह माइनस बी ए लिख दूं, तो ये वेक्टर जो ए बी प्लस बी सी था वो माइनस बी ए प्लस बी सी बन जाएगा, जिसको अगर मैं रीअरेंज करूं तो बी सी माइनस बी ए बन जाएगा। तो ए सी इज बेसिकली बी सी माइनस बी ए। ए सी निकालने के लिए, एसी के निकालने के लिए जो एसी के सामने वाला पॉइंट है बी वाला, उसमें से उस बीसी में से हमने बी ए को क्या किया, माइनस किया। तो ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स निकली है एडिशन से। यहां तक हमने बात समझ ली। आगे हमें बात को मजीद कंटिन्यू करना है। बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स की। पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। तो ये आप समझ लें कि पैरेलल लाइंस का हम कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि टू लाइंस आर पैरेलल, द ग्रेडियंट्स आर इक्वल। द ग्रेडियंट्स आर इक्वल। अच्छा, उसका डायरेक्शन जो है उस पर हम लाइन उस पर बात नहीं करते कि भाई ऊपर वाला डायरेक्शन है, नीचे वाला डायरेक्शन है। हम खाली इतनी बात करते हैं दो लाइंस हैं और अगर वो पैरेलल है, इसका मतलब ग्रेडियंट 1 और ग्रेडियंट 2 आपस में बराबर होंगे। M1 इज इक्वल टू M2, ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स की, इफ यू टॉक अबाउट पैरेलल वेक्टर्स, अगर हम पैरेलल वेक्टर्स की बात करते हैं, तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर। अगर हम एक वेक्टर को किसी एक नंबर से एक मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो उसी वेक्टर का पैरेलल वेक्टर होगा जो कि हमने इनिशियली बना हुआ था। मतलब एक वेक्टर ए है, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वेक्टर 2A जो आएगा, दैट विल बी अ वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए। जो नया वेक्टर आएगा वो ओरिजिनल वेक्टर से पैरेलल होगा। तो टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ दे आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ वन अनदर। सबसे पहली कंडीशन, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का मल्टीपल होगा और दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर का मल्टीपल होगा। मतलब दे विल बी मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। दो वेक्टर्स एक दूसरे का मल्टीपल होंगे। दो वेक्टर्स एक दूसरे का मल्टीपल होंगे। टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ दे आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ वन अनदर। तो मिसाल है, इफ P एंड Q आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। नॉन जीरो क्यों कहा गया? कि भाई दो वेक्टर्स का एक दूसरे से वेक्टर, दो वेक्टर्स का एक दूसरे से पैरेलल होने के लिए ये जरूरी है कि उनमें से कोई भी जीरो वेक्टर ना हो, उनकी एग्जिस्टेंस तो हो ना। जीरो वेक्टर तो वो होता है जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं होती, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। तो दो वेक्टर्स के पैरेलल होने के लिए जरूरी है कि दोनों के दोनों नॉन जीरो। तो if P and Q are two non-zero vectors and P is K times Q, अच्छा अब P is K times Q कह लें या Q is K times P कह लें, ये एक ही बात है। Q, वेक्टर Q is K times वेक्टर P। P is K times Q या Q is K times P, दोनों हम कह सकते हैं। बस अब मिसाल है, अगर वेक्टर P जो है 2 टाइम्स वेक्टर Q है, तो वेक्टर Q जो है वो हाफ ऑफ वेक्टर P हो जाएगा। बस K की वैल्यू बदलेगी, लेकिन जैसे P एज अ मल्टीपल ऑफ Q है, वैसे Q भी एज अ मल्टीपल ऑफ P लिखा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात कि दो पैरेलल वेक्टर्स एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होते हैं। पैरेलल वेक्टर्स कैन हैव इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड देयर डायरेक्शंस में बी सेम और ऑपोजिट। अब मैं आपको बात बताता हूँ, जो हमने इक्वल और नेगेटिव वेक्टर्स पढ़े थे ना, इक्वल वेक्टर्स के लिए हमने क्या पढ़ा था? टू वेक्टर्स आर इक्वल if they are in the same direction and they have the same magnitude। तो जो इक्वल वेक्टर्स होते हैं वो भी पैरेलल होते हैं। पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है और उनका डायरेक्शन सेम भी हो सकता है और ऑपोजिट भी हो सकता है। तो अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनका डायरेक्शन सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स जो पैरेलल, जैसे हम कहते हैं ना स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है, बट जब हम स्क्वायर देखते हैं तो हम ये नहीं कहते कि क्वाड्रिलेटरल है, हम कहते हैं देखो ये स्क्वायर है, देखो ये रेक्टेंगल है। इसी तरह जब हम इक्वल वेक्टर्स को देखते हैं ना,
तो इक्वल वेक्टर्स होते पैरेलल ही है, लेकिन हम ये नहीं कहते देखो ये पैरेलल वेक्टर्स है, बल्कि हम कहते हैं देखो ये इक्वल वेक्टर्स है, देखो ये इक्वल वेक्टर्स है। तो पैरेलल वेक्टर्स की वो कैटेगरी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड्स इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो, ऐसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कहा जाता है, ऐसे वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कहा जाता है। अच्छा, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर्स को नेगेटिव वेक्टर्स कहा जाता है। दोनों की लेंथ सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हमने जो नेगेटिव वेक्टर्स पढ़ा था ना, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, वो भी वेक्टर्स आपस में पैरेलल ही होते हैं। बट वो क्योंकि उनका नाम हम जानते हैं, तो हम ये नहीं कहते कि देखो ये पैरेलल वेक्टर्स है, बल्कि हम कहते हैं देखो ये नेगेटिव वेक्टर्स। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि इक्वल वेक्टर्स जो हमने पढ़े थे और जो नेगेटिव वेक्टर्स पढ़े थे, वो भी पैरेलल वेक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। बस उसमें होता क्या है कि अगर Q इज 1 टाइम्स P है, K की वैल्यू अगर 1 है, तो Q और P इक्वल वेक्टर्स होंगे। अगर K की वैल्यू -1 है, तो Q और P नेगेटिव वेक्टर्स हैं। बट अगर K की वैल्यू अदर देन 1 एंड -1 है, जीरो तो हो नहीं सकती, ना जीरो होगी ना 1 है, ना अगर 1 है तो पैरेलल इक्वल वेक्टर्स है, अगर -1 है तो नेगेटिव वेक्टर्स है, अगर 1 है तो इक्वल वेक्टर्स है, -1 है तो नेगेटिव वेक्टर्स है। और अगर 1 या -1 के अलावा है, तो फिर उनको सिर्फ हम पैरेलल वेक्टर्स कहेंगे। जैसे क्वाड्रिलेटरल में स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेपीजियम है, पैराग्राम है, रोम्बस है, काइट है, उनको नामों से पुकार लेते हैं। लेकिन उनके अलावा कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल नजर आए, उनके अलावा कोई हमें कोई और क्वाड्रिलेटरल नजर आए जिसका नाम हम जानते ना हो, तो फिर हम कहेंगे देखो 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 ये एक क्वाड्रिलेटरल है। नाम पता होगा तो हम बोलेंगे देखो ये ट्रेपीजियम है, देखो ये पैराग्राम है। नाम नहीं पता होगा हम कहेंगे देखो ये क्वाड्रिलेटरल है। बस इसी तरह के की वैल्यू अगर हमें पता होगी 1 है, तो हम कहेंगे देखो ये इक्वल वेक्टर है। -1 पता होगी तो हम कहेंगे देखो ये ऑपोजिट वेक्टर, ये नेगेटिव वेक्टर है। और अगर वैल्यू अदर देन 1 एंड -1 होगी, तो हम कहेंगे देखो ये पैरेलल वेक्टर्स। एक बात हमें समझ आ गई, पैरेलल वेक्टर्स एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखा जाती है, देखे जाने वाली चीज। अच्छा, अब बात करते हैं के की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी पर। के की वैल्यू अगर -1 थी, तो हमने कहा था नेगेटिव वेक्टर्स, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम था, डायरेक्शन ऑपोजिट था। के की वैल्यू अगर 1 है, तो हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन जो है वो सेम था, मैग्नीट्यूड बराबर और डायरेक्शन सेम। तो पता चला कि अगर के की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो टू पैरेलल वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, एंड इफ द वैल्यू ऑफ के इज नेगेटिव, then two parallel vectors are in the opposite direction. तो k की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव की बेसिस पर मुझे पता चलता है कि सेम डायरेक्शन है या ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बात यहाँ लिखी हुई, अभी ऊपर में वापस आ रहा हूँ, लेकिन मैं ये बात दिखा रहा हूँ। इफ p and q are parallel vectors, then p is k times q, ये भी कह सकते हैं, और q is k times p, ये भी कह सकते हैं। जो मैंने आपको बताया भी था कि अगर p 2 times q है, तो q हाफ ऑफ p हो जाएगा। k एक नंबर है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो जिस चीज का डायरेक्शन से कोई लेना देना ना, उसको स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, लिहाजा k भी एक स्केलर, वेयर k इज अ स्केलर। और फिर वही बात जो मैंने बताई थी, इफ k इज ग्रेटर देन 0, देन p and q आर इन द सेम डायरेक्शन, एंड इफ k इज लेस देन 0, नेगेटिव है, देन p and q आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये बात मैंने आपके सामने अभी ऊपर से रखी। तो वापस ऊपर आ रहा हूँ, ये यहाँ तक सारी बातें डिस्कस हो गई। द डायग्राम शोज सेवरल वेक्टर्स दैट आर पैरेलल। चल आगे देख लेते हैं। अब जरा ये वाला जो वेक्टर ब्लू में बना हुआ नजर आ रहा है, इसको जरा देखें। तो यहाँ से ये टेल है, टेल होता है स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द टेल, एंड दिस इज द हेड ऑफ अ वेक्टर, ये एंडिंग पॉइंट होता है। टेल हेड एंडिंग पॉइंट है और टेल स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक देखूं, तो 10 राइट एंड 10 अप, कॉलम वेक्टर फॉर्म में अगर मैं इसको लिखता हूं, तो आई विल राइट 10 10, जैसे कि आपने देखा मैंने लिखा हुआ है 10 10। ये वाला वेक्टर आपका 10 10 है। अच्छा, फिर आप ये वाला ग्रीन वाला वेक्टर देखें, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है टेल, और ये हेड है एंडिंग पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 10 लेफ्ट एंड 10 डाउन। तो 10 लेफ्ट का मतलब x -10, और 10 डाउन का मतलब y भी -10, तो -10 -10। इसी तरह ये वाला जो लिखा हुआ है वो -5 है, -5 क्योंकि आप देखें 5 लेफ्ट 5 डाउन,
और ये वाला अगर आप देख लेते हैं तो 5 राइट 5 अप, तो ये 5 5। अब आप जरा देखें तो मैं कहूँ, मुझे बताएं ये रेड वाला और ये वाला ब्राउन वाला, ब्राउन लग रहा है मुझे, लग रहा है ऑरेंजिश ब्राउन है पता नहीं, तो ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये क्या है, 5 5 और -5 -5 हैं, तो ये पैरेलल वेक्टर्स, बट इन पैरेलल वेक्टर्स का नाम हम जानते हैं, वो नाम क्या है, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव वेक्टर है, तो हम इसको पैरेलल वेक्टर्स भी कह सकते हैं बट ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में, बट बिल्कुल स्पेसिफिक होने के लिए विल से दीज आर नेगेटिव वेक्टर्स। इसी तरह ये वाला ब्लू वाला और ग्रीन वाला दे आर नेगेटिव वेक्टर्स। अच्छा, फिर हम बात करते हैं ब्लू वाले की, और ये ब्राउन ब्राउन ऑरेंज वाला जो है ये वाला, तो ये क्या है, ये है पैरेलल They're वेक्टर्स। just तो parallel. जी मैडम, I think they're parallel. यस दे आर पैरेलल। तो अगर इक्वल है, इक्वल हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, और इक्वल नेगेटिव नहीं है तो फिर हम कहेंगे दे आर पैरेलल। वेरी गुड, परफेक्ट। एंड दे आर पैरेलल विच आर इन द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब के की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर हम बात करते हैं ब्लू वाले की और रेड वाले की, तो अगेन वील से दे आर पैरेलल बट दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, लिहाजा जो के होगा उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं दिस ब्लू वाला, इस वाले वेक्टर के हम कह सकते हैं कि वेक्टर 10 10 वाला जो है 2 टाइम्स 5 5 है, मतलब इसका नाम अगर मैं पी कह दूं और इस वेक्टर का नाम क्यू कह दूं, तो पी इज 2 टाइम्स क्यू। इसी तरह अगर मैं ये पी कह दूं और ये क्यू कह दूं, तो इससे पी इज -2 टाइम्स क्यू, क्योंकि पी जो है वो मैग्नीट्यूड के लिहाज से क्यू से डबल है, लेकिन डायरेक्शन के लिहाज से क्योंकि ऑपोजिट है तो इसलिए 2 नहीं लिखा बल्कि -2 लिखा, तो पी इज -2 टाइम्स। सही है, तो एक बात हमें यहाँ से समझ आ गई। अब हम आ जाते हैं इसी पे जो यहाँ लिखा हुआ है, उसमें हमने पढ़ तो लिया ही था, इफ पी एंड क्यू आर पैरेलल, पी के टाइम्स क्यू है या क्यू के टाइम्स पी है, के स्केलर है, पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन, नेगेटिव है तो ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ये वाली बात नहीं पढ़ी थी। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर वेक्टर p k टाइम्स वेक्टर q है, इफ वेक्टर p इज k टाइम्स वेक्टर q, तो मैग्नीट्यूड ऑफ p विल बी मॉड्यूलस ऑफ k टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ q। क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर मुझे दो वेक्टर्स के दरमियान रिलेशनशिप पता चल जाए तो उनके मैग्नीट्यूड के दरमियान भी रिलेशनशिप पता चल जाएगा, बट अगर ये k की वैल्यू नेगेटिव भी है ना, तो मैग्नीट्यूड में नेगेटिविटी को हमें इग्नोर करना होगा। तो किसी स्केलर क्वांटिटी का अगर हम मैग्नीट्यूड देखते हैं तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। मिसाल है मॉडुलस ऑफ -2 इज 2, मॉडुलस ऑफ -5 इज 5। तो यहाँ मॉडुलस लिखने की वजह यह है के इर्द गिर्द कि अगर ये के नेगेटिव भी था तो मॉडुलस की वजह से वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, लिहाजा मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीपल्स तो होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड के मल्टीपल में हमेशा दोनों के मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही होंगे, चाहे दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे या ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, मैग्नीट्यूड पे उसका कोई फर्क नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा। इसकी मिसाल देख लेते हैं कि मिसाल है, अगर हमें पता चल जाए कि वेक्टर p -2 टाइम्स वेक्टर q है, तो हमें दो बातें पता चलेंगी यहाँ से। जब भी हमें वेक्टर पता दिया हुआ होता है तो हमें दो बातें पता चलती है। पहली बात, वेक्टर p एंड वेक्टर q आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि दे आर मल्टीपल्स एज दे आर एक्सप्रेस एज अ मल्टीपल ऑफ ईच अदर, तो दे आर पैरेलल। पहली बात ये पता चलती है। दूसरी बात क्या पता चलती है, माइनस की वजह से पता चलती है दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो p एंड q आर पैरेलल वेक्टर्स एंड दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। नहीं, हाँ पैरेलल है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड ऑफ p इज 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ q, ये बात भी पता चलती है। मतलब एक वेक्टर को देख के मुझे पता चलता है कि वेक्टर p एंड वेक्टर q आर पैरेलल, ये एक बात पता चलती है। एक तो ये पता चलता है कि वेक्टर p एंड वेक्टर q आर पैरेलल, पैरेलल में ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में सब आ गया, सेम डायरेक्शन है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, पैरेलल का। दूसरी बात इंपॉर्टेंट होती है कि मैग्नीट्यूड कितना गुना है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है, पहली इंपॉर्टेंट, ये ओवरऑल मैथ्स में भी आता था ना कि टू वेक्टर्स आर पैरेलल, राइट टू फैक्ट्स। तो पहला फैक्ट होता था p एंड q आर पैरेलल वेक्टर्स, और दूसरा फैक्ट होता था मैग्नीट्यूड ऑफ p इज 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ q। क्योंकि मॉडल्स ऑफ -2 का मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसमें एक स्टेप का इजाफा कर दूं, तो वो जो लाइन में लिखवाना चाह रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात, मैग्नीट्यूड ऑफ p इज 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ q। ये इंपॉर्टेंट बात, ये बात कि अगर p -2 टाइम्स q है, तो एक बात ये पता चलती है कि वेक्टर p एंड वेक्टर q आर पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मजीद अगर हम ऐड ऑन करना चाहें तो
पी एंड क्यू आर पैरेलल वेक्टर्स एंड दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और फिर दूसरी अहम बात पता चलती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी इज 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू। अब बॉर्डर्स लगाने की वजह ये कि मैग्नीट्यूड क्यू का अगर पॉजिटिव दिया हुआ है और दिया हुआ पॉजिटिव 5, तो मैग्नीट्यूड पी का भी पॉजिटिव में ही आएगा, नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। लिहाजा 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू किया, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वाज 5, 2 टाइम्स 5 इज 10, सो मैग्नीट्यूड ऑफ पी विल बी 10। बस यही बॉटम लाइन थी कि टू वेक्टर्स if they are parallel, they can be in the same direction or in the opposite direction, and because of that the value of k will be either positive or negative. But even if the value of k is negative, always remember that for finding the magnitude, we are going to make the value of k positive by placing a modulus sign to ensure that the magnitude that we get is always positive. अच्छा, जो नोट लिखा है ना, फर्स्ट वेक्टर इज k टाइम्स सेकंड वेक्टर, ये देखिए मैंने पैरेलल में भी लिखा हुआ है, कोलिनियर में भी लिखा हुआ है। ये बात ना पैरेलल हो या कोलिनियर हो, एक बात आपने बिल्कुल जहन नशीन रख लेनी है। If two vectors are parallel or two vectors are collinear, first vector will be k times second vector. पहला वेक्टर k times second vector होगा। If two vectors are parallel, then first vector will be k times second vector. ये बात एक फैक्ट के तौर पे आपके जहन में होनी चाहिए कि पहला वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर का k टाइम्स होगा। They will be multiples of each other. तो अब पता चला कि मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर होने के लिए सिर्फ पैरेलल नहीं होता, बल्कि कोलिनियर में भी यही चीज होती है। क्यों भाई? कोलिनियर वेक्टर्स भी पैरेलल होते हैं। असल बात ये है, वो जब भी वेक्टर्स पैरेलल है ना, तो दे विल बी स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। तो कोलिनियर वेक्टर्स भी पैरेलल होते हैं। क्यों? क्योंकि या तो उनका डायरेक्शन सेम होता है या ऑपोजिट होता है। सवाल, कोलिनियर वेक्टर्स होते क्या है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट जो हमें बताता है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, तो मेनी पॉइंट्स लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स का लाई होना, many different points lie on a line. We call them collinear points. A, B, and C are collinear points as they lie on the same straight line. अब collinear points को पकड़ के अगर हम वेक्टर्स बना लें, मैंने बनाया वेक्टर, कितने वेक्टर्स बन सकते हैं भाई? सवाल ये पैदा होता है, इन 3 पॉइंट से कितने वेक्टर्स बन सकते हैं? जी रिस्पॉन्स दे अपना चैट पे। कितने वेक्टर्स बन सकते हैं इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए, 3 पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए कितने वेक्टर्स बन सकते हैं ऑल टुगेदर? नहीं, सही जवाब है 6। 6 वेक्टर्स बन सकते हैं। कैसे भाई? ए बी और बी ए। कौन कहता है ए बी और बी ए बराबर है? नहीं भाई, ए बी और बी ए बराबर वेक्टर्स थोड़ी हैं, अलग अलग हैं, नेगेटिव वेक्टर्स हैं, लेकिन दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यस, डायरेक्शन ऑल्सो मैटर्स। तो एक वेक्टर हो गया ए बी, एक हो गया बी ए, एक हो गया बी सी, एक हो गया सी बी, क्योंकि दे आर नॉट जस्ट लेंथ्स, दे आर बेसिकली वेक्टर्स। एक हो गया ए सी, एक हो गया सी ए। ऑल टुगेदर 6 वेक्टर्स हैं। इन 6 में से किसी भी दो को उठा लें, इन 6 में से किसी भी दो को उठा के उनके दरमियान रिलेशनशिप बना लें, तो दे विल ऑलवेज बी मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। दे विल ऑलवेज बी मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर, इसका मतलब दे विल बी पैरेलल। तो कोलिनियर पॉइंट्स के जरिए जब कोलिनियर वेक्टर्स बनाए जाएं, तो यकीनन यकीनन वो पैरेलल भी होंगे। मतलब उनका डायरेक्शन या तो सेम होगा या ऑपोजिट होगा। अगर मैं ए बी और बी ए का कनेक्शन बना लूं, तो ए बी इज माइनस माइनस ऑफ बी ए हो जाता है। और अगर मैं लेट सपोज किसी और का कनेक्शन बना लूं, तो अगर वो सेम डायरेक्शन में है, तो के की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन तो नेगेटिव होगी। तो कोलिनियर वेक्टर्स भी पैरेलल होते हैं। इसीलिए कोलिनियर वेक्टर्स के अंदर भी नोट वही लिखा हुआ है कि फर्स्ट वेक्टर के टाइम सेकंड वेक्टर, मतलब दे विल बी स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। वही बात जो ऊपर टॉप पे लिखी हुई, two vectors are parallel if they are scalar multiples of one another. Similarly, if two vectors are collinear, then they will also be scalar multiples of one another, क्योंकि वो पैरेलल ही तो है। तो इफ ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, दे विल लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब मैं कई वेक्टर्स बना लूं, तो मैंने मिसाल ए बी का और बी सी का कनेक्शन ले लिया। मैंने कहा ना, 6 में से कोई भी दो उठा लें, तो दे विल बी के टाइम्स, दे विल बी मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। तो मैंने कोई मिसालें लिखी हैं, ए बी इज के टाइम्स बी सी हो सकता है, ए सी इज के टाइम्स ए बी हो सकता है, ए सी इज के टाइम्स सी बी हो सकता है। अब ये समझ लें कि अगर ए बी और बी सी है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, लिहाजा के पॉजिटिव होगा। अगर ए सी और ए बी लिया है, दोनों का डायरेक्शन राइट है, राइटवर्ड्स है, लिहाजा के पॉजिटिव होगा। बट अगर मैंने एक जगह ए सी उठाया है और दूसरी जगह मैंने सी बी उठाया है, सी बी उठाया है, तो दोनों का डायरेक्शन क्योंकि ऑपोजिट है, लिहाजा के की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो पहले दो केसेस कोलिनियर के वो वाले हैं जिसमें के पॉजिटिव है, और तीसरा वाला वो है जिसमें के नेगेटिव है। के स्केलर है। इफ कोलिनियर वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, के इज पॉजिटिव, इफ दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, के इज नेगेटिव। ये बात मेरे ख्याल से पैरेलल में मैं बयान कर चुका हूँ, इसमें कोई नई बात नहीं है। सही है जनाब? यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये बात भी आपने कॉपी कर ली है?
चले जी, मूविंग फॉरवर्ड। पोजीशन वेक्टर्स ओ लेवल्स में भी हमने पढ़ा ना, ओ लेवल्स आईजीसीएसई मैथ्स में हम पढ़ते थे पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं। तो पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सवाल ये पैदा होता है। पोजीशन वेक्टर होता है पोजीशन ऑफ वन पॉइंट रिलेटिव टू अनदर। अगर एक पॉइंट की पोजीशन रिलेटिव टू अनदर उठाई जाए और उनको ज्वाइन किया जाए लाइन से, तो एक लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बन जाती है, जिसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। यूजुअली जब हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज विद रिलेटिव टू ओरिजिन, मतलब हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी, तो इसका मतलब ओ ए ओ बी और ओ सी की बात हो रही है। तो हमने यही पोजीशन वेक्टर्स ओ लेवल्स में देखते थे हम, ओ लेवल्स आईजीसीएसई में, कि अगर किसी 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 वेक्टर, किसी पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है, इसका मतलब उस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन किया हुआ है। बट जनरल फॉर्म में जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या है देख लेते हैं। अ वेक्टर विच इंडिकेट्स द लोकेशन और पोजीशन ऑफ अ गिवन पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन आर्बिट्रेरी रेफरेंस पॉइंट सच एज द ओरिजिन। सच एज द ओरिजिन की एक मिसाल है, बट पोजीशन या लोकेशन ऑफ वन पॉइंट रिलेटिव टू अनदर, पोजीशन ऑफ वन पॉइंट रिलेटिव टू अनदर इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर। मतलब मिसाल है, मुझे कोई कहता है पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, बी ए से, बी की पोजीशन ए के मुकाबले में क्या है, तो मैंने बी मार्क किया, मैंने ए मार्क किया। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए, मतलब ए के मुकाबले में अगर ए से मुझे बी तक जाना है तो मुझे कितना राइट कितना आप जाना पड़ेगा, तो इसका मतलब मैं इस वेक्टर की बात कर रहा हूँ, वेक्टर ए बी की। तो पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए जो है, इसका मतलब है वेक्टर ए बी। ये भी एक पोजीशन वेक्टर है, बट दिस इज द पोजीशन वेक्टर, दिस इज द पोजीशन ऑफ बी रिलेटिव टू ए। बट अगर सिर्फ इतना लिखा हो ना पोजीशन वेक्टर, और कुछ बयान ना किया हो किसकी पोजीशन कहां से, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि उसकी पोजीशन ओरिजिन से बात हो रही है, तो उसकी पोजीशन की बात हो रही है ओरिजिन से। मिसाल, अगर सिर्फ लिखा हो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, तो आप समझ जाइएगा कि ए की पोजीशन विद रिलेटिव टू ओरिजिन। मिसाल है, अगर ए जो है 2,5 है और ओ से उसको हमने मुझे कोई कहे कि पोजीशन ऑफ ए रिलेटिव टू ओरिजिन, मैं समझ जाऊंगा वेक्टर ओ ए की बात हो रही है, और ओ ए वेक्टर कॉलम वेक्टर फॉर्म में होगा 2, 3। 2, 5 है तो 2, 5 होगा, और अगर 2, 3 है तो 2, 3 हो जाएगा। इसका मतलब अगर ए के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई हैं, तो वेक्टर फॉर्म में ओ ए को लिखा जाएगा एक्स वाई, एक्स वाई। ए इज एक्स कॉमा वाई एंड ओ ए इज एक्स वाई। The vector which indicates the location or position of a given point with respect to an arbitrary reference point such as the origin. Often vectors that start at the origin and terminate at any arbitrary point are called position vectors. जैसे मिसाल है कि ए पॉइंट है, तो ओ से शुरू होकर ए पे खत्म होना, तो ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। These are used to determine the position of a point with reference to the origin. The position of a point px, y relative to the origin O is indicated by the directed line segment OP, जो मैं आपको बता रहा था कि अगर a की पोजीशन की बात हो रही है तो OA होगा, और अगर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं रिलेटिव टू द ओरिजिन O, तो we'll say OP. The position of a point P relative to the origin O, which means OP, is indicated by the directed line segment OP. OP. The vector OP is called the position vector of point P. The position of a point P x, y relative to the origin O is indicated by the directed line segment OP. The vector OP is called the position vector of point P. अच्छा, P अगर P के कोऑर्डिनेट x, y है तो हम कॉलम वेक्टर फॉर्म में देखा करते थे ओ लेवल्स में या आईजीसीएसई में, एक्स वाई इस तरह लिखा करते थे, एक्स ऊपर वाई नीचे, एक्स अपॉन वाई। कुछ लोग कहते हैं एक्स अपॉन वाई नहीं होता बेटा, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये एक्स वाई वेक्टर कहलाता है, कॉलम वेक्टर। अब इसको लिखने का एक और अंदाज है जिसको कहते हैं कार्टेजन फॉर्म। एक होती है कॉलम वेक्टर फॉर्म, एक होती है कार्टेजन फॉर्म। ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर एक पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है तो उसका जो वेक्टर होगा कॉलम वेक्टर वो एक्स वाई होगा, और उसको हम एक्स आई प्लस वाई जे भी कह सकते हैं कार्टेजन फॉर्म में। तो ये लिखा हुआ है वेक्टर की कार्टेजन फॉर्म, पोजिशन वेक्टर की या किसी भी वेक्टर की कार्टेजन फॉर्म आई और जे की टर्म्स में होती है, एक्स आई प्लस वाई जे, और कॉलम वेक्टर फॉर्म है एक्स वाई। अब सवाल ये आई और जे क्या होते हैं, where I and J are unit vectors in the positive direction along the x-axis and y-axis respectively. I and J are unit vectors in the positive direction along the x-axis and the y-axis respectively. अब ये बात को समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहली चीज यूनिट वेक्टर्स हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स? व्हाट आर यूनिट वेक्टर्स? ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो उनको यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। वेक्टर्स विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे यूनिट वेक्टर कहा, ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो उन्हें यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। इफ अ पॉइंट P is x, y,
then vector OP will be xi plus yj. और कॉलम वेक्टर फॉर्म में अच्छा मैं कुछ बात कर रहा था, हाँ कॉलम वेक्टर फॉर्म में एक्स वाई है, कार्टेशियन फॉर्म में एक्स आई प्लस वाई जे है। अब मैं बात करता हूँ व्हाट आर आई एंड जे। आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो आई और जे यूनिट वेक्टर्स हैं। यूनिट वेक्टर्स वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो आप समझ लें, अगर एक्स एक्सिस में एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक स्टेप अगर मैं लेता हूँ, एक कदम 0 से 1 तक जाता हूँ, तो इस एक कदम को कहा जाता है आई। 1 से लेकर अगर मैं 2 तक जाता हूं, एक कदम लेता हूं, तो इसको भी कहा जाता है आई। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक कदम, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट कहा जाता, इसको कहते हैं आई। और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन मतलब अपवर्ड्स, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में एक कदम 0 से 1 तक गए, इसको कहते हैं जे। 1 से 2 तक गए, इसको कहते हैं जे। अच्छा, अगर कभी लिखा हुआ है 2J, इसका मतलब मैं पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में 2 कदम चला, तो 0 से 2 तक चला गया। अच्छा, अगर -2J आ गया, तो J इज अ यूनिट वेक्टर इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ना। तो ये माइनस की इंडिकेशन, -2 मुझे बता रहा है कि हमें उससे ऑपोजिट जाना है। तो -2J वुड मीन 2 यूनिट्स इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन। जे का मतलब क्या है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में एक कदम। तो -2J अगर हो जाएगा, इसका मतलब नीचे चला जाऊंगा, 0 से नीचे चला जाऊंगा। तो ये -2 मुझे बता रहा है कि मुझे जो जे है वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, बट माइनस की वजह से 2 यूनिट्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हो गया, मतलब डाउनवर्ड्स। इसी तरह अगर -2 आई है, तो आई का मतलब तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एक कदम है, बट -2 आई का मतलब होगा 2 यूनिट्स लेफ्ट। सही है। तो व्हाट आर आई एंड जे? दे आर यूनिट वेक्टर इन द एक्स एंड वाई डायरेक्शन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो एक्स आई का मतलब एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक्स यूनिट्स, और वाई जे का मतलब है कि वाई डायरेक्शन में वाई यूनिट्स। मिसाल है 2i + 3j, तो 2 यूनिट्स राइट एंड 3 यूनिट्स अप। कॉलम वेक्टर फॉर्म में 2 3, 2 राइट एंड 3 अप। कॉलम वेक्टर में भी हमें पता था एक्स वाली चीज राइट राइट लेफ्ट होती है, और वाई वाली चीज अप डाउन होती है। इसी तरह अगर 2i - 3j है, तो 2 यूनिट्स, इसको कॉलम वेक्टर फॉर्म में 2 - 3 लिखे। कुछ बच्चे 2i - 3j यहाँ लिख देते हैं, याद रखें कॉलम वेक्टर फॉर्म में आई जे नहीं लिखेंगे। 2i - 3j कार्टेशियन फॉर्म में, कॉलम वेक्टर फॉर्म में 2 - 3, 2 राइट एंड 3 डाउन। -3 है, इसका मतलब 3 डाउन। 2 राइट एंड 3 डाउन, 2 राइट एंड 3 डाउन। तो यहां से भी ये पता चल रहा है 2 राइट एंड 3 डाउन। तो कार्टेशियन फॉर्म इज एक्स आई प्लस वाई जे, कॉलम वेक्टर फॉर्म इज एक्स वाई। अच्छा, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें ओ लेवल से पता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी इज, सिंबल आपको पहले ही बता दिया था, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी, और फॉर्मूला होता है √(x² + y²। ये भी ओ लेवल में पढ़ा हुआ था, और मैंने रिकैप भी करवाया था पिछली क्लास में, जब मैंने यूनिट वेक्टर एग्जाम्पल के थ्रू निकलवाया भी था। तो वेक्टर OP इज √(x² + y²। अच्छा, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर OP इज, अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना हो इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, तो मैंने लास्ट टाइम फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो कैप का जो साइन होता है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर का साइन है, सिंबल है। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, एक वेक्टर है OP, उसके ऊपर अगर अभी कैप का वाला साइन बना देंगे, इसका मतलब हम बात करें इसकी यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर OP इज इक्वल टू वेक्टर OP डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OP। वेक्टर OP डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ OP। अगर एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, अगर एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। मैंने बताया भी था कि अगर लेट सपोज $100 की 10 पेन हैं, तो एक पेन निकालने का मतलब, यूनिट प्राइस निकालने के लिए मैं टोटल कॉस्ट को, टोटल प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दूंगा, तो पर यूनिट प्राइस आ जाएगी $10। तो डिवाइड करते हैं। इसी तरह अगर मुझे पूरा वेक्टर पता है, उस पूरे वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा कि वो वेक्टर कितने यूनिट्स का वेक्टर है, तो उसका उसी डायरेक्शन में एक यूनिट वाला वेक्टर आ जाएगा, और उसको कहा जाएगा यूनिट वेक्टर। तो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द यूनिट वेक्टर इज बेसिकली वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला आपको पहले भी बताया गया था, बस वो इस फॉर्म में नहीं लिखा गया था, तो मैंने यहाँ फॉर्म में लिख दिया कि वेक्टर ओपी इज यूनिट वेक्टर ओपी इज ओपी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी। अब वो लिखने के मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म अगर है, तो एक्स आई प्लस वाई जे डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड विच इज √(x² + y²। या फिर अगर मैं आई जे फॉर्म में नहीं लिखता, कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि 1 अपॉन मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉलम वेक्टर।
अगर कार्टेशियन फॉर्म है तो एक्स आई प्लस वाई जे लिखेंगे, और कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे एक्स वाई। तो 1/√x² प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स एक्स वाई वेक्टर। ये दोनों तरीके से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। सही है जनाब, बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब ओ अगर ओरिजिन है, ओ से लेकर पी तक वेक्टर जो होगा वो पोजीशन वेक्टर होगा। यहाँ मैंने क्या बताया, हाँ यहाँ मैंने समझाने की कोशिश की कि ओ से लेकर बी तक अगर आप जा रहे हैं तो 3 यूनिट्स राइट है तो इसका मतलब 3i, और 2 यूनिट्स अप है तो इसका मतलब 2j। तो 3i प्लस 2j। इसके ऊपर आप आई के ऊपर कैप बना सकते हैं चाहें तो, नहीं बनाना चाहते तो जरूरी भी नहीं है। मतलब 3i 2j लिखेंगे तो आई और जे का इटसेल्फ मतलब ही ये है कि जो है अ, वो यूनिट वेक्टर्स है। बट एक प्रैक्टिस आप फॉलो कर सकते हैं कि भाई 3i और 2j, लेकिन वही बात है कि ये नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 3i प्लस 2j लिखना भी काफ़ी है। ये यूनिट वेक्टर की निशानी होती है कि भाई आप जो है लिख लें यूनिट वेक्टर का साइन। बट अगर ये नहीं भी लिखते आप तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, तो 3i प्लस 2j का मतलब कॉलम वेक्टर फॉर्म में 3 2। गलती से भी यहाँ कॉलम वेक्टर फॉर्म में 3i 2j मत लिखिएगा, बिल्कुल जहन में बिठा लें। तो ये 3 2 ही होगा, वरना गलती आ जाएगी, मार्क कट जाएंगे। और 3i - 3j है तो इट्स 3 - 3। देखें हाँ ओ सी के लिए, ओ बी के लिए मैं 3 राइट किया 2 अप किया तो 3i प्लस 2j। और ओ सी के लिए मैं 3 राइट किया और 3 डाउन किया, 3 राइट किया और 3 डाउन किया। 3 राइट इज +3 एंड 3 डाउन इज -3। 3i - 3j या 3 - 3। सही है जनाब, ये हमारी बात जो है वो मुकम्मल हो गई। यहाँ तक यकीनन मेरे ख्याल से कोई मसला दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ, और फिर हम आ जाएंगे 3 डायमेंशन पे इंशाल्लाह। चले एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। इफ ओपी इज 6i + 8j, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओपी। नथिंग न्यू, कोई मुश्किल नहीं है। अगर मुझे ओपी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है तो इट इज 6i + 8j। वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड होता है, तो ओपी का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो वेक्टर इज 6i + 8j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड के लिए √6² + 8²। √(x²+ y² होता है ना, तो 6i + 8j डिवाइड बाई √6² + 8²। फिर 6i + 8j डिवाइडेड बाई 10। तो 6/10 is 0.6i and 8/10 is 0.8j। तो 0.6i + 0.8j वेक्टर आ गया 0.6.8। तो कार्टेशियन फॉर्म में 0.6i + 0.8j, और कॉलम वेक्टर फॉर्म में 0.6.8। एक बात मैंने और बताई थी कि अगर हमें चेक करना हो, पता नहीं लास्ट क्लास में बताई थी नहीं बताई थी, इफ वी वांट टू चेक कि जो मेरा आंसर आया वो दुरुस्त है या नहीं, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लें। भाई उसने कहा था यूनिट वेक्टर निकालो, ये यूनिट वेक्टर आ गया, क्या ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है? तो ये यूनिट वेक्टर तब होगा जब इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। हम चेकिंग करते हैं। √(0.6² + 0.8²। तो 0.8² 0.64 होता है, 0.6² 0.36 होता है, अंडर रूट के अंदर 1 आ जाएगा और आंसर आपका आ जाएगा 1। क्योंकि आपका आंसर 1 आ रहा है, तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आए इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर होता है। तो यही तो आपको चेक करना था, क्या ये जो वेक्टर आया यूनिट वेक्टर है या नहीं। तो जी हाँ, ये एक यूनिट वेक्टर है, ये बात साबित हो गई। जी हाँ, ये एक यूनिट वेक्टर है। सही है, तो अगर चेकिंग करना चाहे तो आप चेकिंग कर सकते हैं, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। अच्छा, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रखता हूँ जो बाज़ औक़ात पास पेपर के अंदर सवाल के तौर पर भी पॉपअप होते हैं, और उसको करने के दो मुख्तलिफ मेथड्स आपके सामने रखूंगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2, इफ अ वेक्टर ए इज 3i + 4j। अगर एक वेक्टर जो है 3i + 4j है, फाइंड द वेक्टर बी विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ 20 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अगर एक वेक्टर 3i + 4j है, a is 3i + 4j, find the vector b which has a magnitude of 20 units in the direction of a। मतलब क्या है कि वेक्टर b जो है उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में a है, सेम डायरेक्शन है। मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ a का मतलब दे हैव द सेम डायरेक्शन। तो जब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो उसका मतलब वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। और जब वेक्टर्स पैरेलल हो तो पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का k टाइम्स होता है, या स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। ये बात है ना। तो इसी तरह हमने पहला मेथड बना लिया जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। मेथड नंबर 1 कह रहा है कि भाई क्योंकि उसने लिखा हुआ है वाजे तौर पे कि वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी मुझे ढूंढना है, और वेक्टर बी जो है वो सेम डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ए है, उसका मैग्नीट्यूड 20 यूनिट्स है। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो पहला वेक्टर के टाइम्स सेकंड वेक्टर होता है। मैंने लिख दिया कि वेक्टर बी जो है वो के टाइम्स वेक्टर ए होगा।
वेक्टर बी विल बी के टाइम्स वेक्टर ए। ये बात आपने लिख दी, वेक्टर बी इज के टाइम्स वेक्टर ए। अच्छा, ये बात जैसे ही लिखी आपने, बी इज के टाइम्स ए, तो फौरन आपको ख्याल आया कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। वेक्टर बी अगर के टाइम्स वेक्टर ए है, तो वहीं से फौरन आपको ख्याल आएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सही है? कैसे ख्याल आएगा, ये बात आपको पता है कि अगर बी मल्टीपल है ए का, तो बी के टाइम्स ए अगर है, तो मैंने आपको वहीं बताया था एक्सप्लेनेशन में कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे का मल्टीपल होते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड्स भी एक दूसरे का मल्टीपल होते हैं। बस मैग्नीट्यूड के लिए याद रखना है कि के की वैल्यू को हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव कर देना है, लिहाजा उसके इर्द गिर्द मॉडुलस लेना है। तो बी इज के टाइम्स ए, लिहाजा मैग्नीट्यूड ऑफ बी विल बी मॉडुलस ऑफ के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब आप सोचें, जब ये बात आपके सामने आ गई तो आपको बहुत कुछ पता चल गया। आपको ये पता चल गया कि मुझे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड पता है, वेक्टर ए का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि वो आपस में उनका मैग्नीट्यूड कितने गुना है, और उसके उसके थ्रू के की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैं करके बताता हूँ। डू वी नो द मैग्नीट्यूड ऑफ बी? यस वी नो, इट्स 20। तो कैन वी फाइंड द डू वी हैव मैग्नीट्यूड ऑफ ए? नो वी डोंट हैव। बट कैन वी फाइंड इट? यस वी कैन फाइंड इट। We have the vector 3i plus 4j. Can we find its magnitude? Yes, we can find it. So I found it out, and the magnitude of A is 5. तो magnitude of B जो है वो 20 है, और magnitude of A जो है हमने find कर लिया, it's 5. If this is 20, this is 5. Can we find K? Yes, we can find it. A का magnitude 5 है, B का magnitude 20 है, मतलब B वाला वेक्टर A वाले वेक्टर के 4 गुना। तो यहाँ से मैंने डिवाइड किया तो मुझे पता चल गया K की वैल्यू 4 है। बस जैसे ये पता चल गया तो बस फिर तो गेम एंड हो गया। Now I know that vector B is 4 times vector A. So do we have vector A? Yes, we have it. Just multiply vector A by 4 and you'll get the vector B. This is what I've done. B is 4 times A. Now we already had vector A 3i plus 4j. ये मुझे नंबर नहीं पता था ना। वेक्टर बी के टाइम्स वेक्टर है, ये भी पता था, क्योंकि पैरेलल की तो ये निशान ही है ना कि पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का के टाइम्स होता है। बस के की वैल्यू नहीं पता, तो के की वैल्यू निकालने के लिए मैंने मैग्नीट्यूड का रिलेशनशिप देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज के टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए। Magnitude of B was 20, magnitude of A we have found to be 5, and from here we have got the value of K, which is 4. Now we know that B is 4 times A, and we already had A, so we just multiplied vector A by 4. So 4 times 3 times 4 times 3 and 4 times 4 is 12i plus 16j. So this is the vector B, which is 12i plus 16j. तो अगर कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड डिफाइंड है, तो हम उस वेक्टर को निकाल सकते हैं। ये आपका मेथड नंबर 1 हो गया। अच्छा, कान को किसी भी तरह पकड़ा जाए, भाई सीधी तरह पकड़ा जाए, घुमा के पकड़ा जाए, कान तो ये वाला पकड़ा जा रहा है ना, तो दूसरा मेथड भी घुमा फिरा के बात तो वही बनती है, बस वे ऑफ राइटिंग डिफरेंट है। क्योंकि अक्सर बच्चे कहते हैं सर एक तरीका वो भी है ना, मैं कहता हूँ हाँ भाई वो भी तरीका है। वो तरीका क्या है ये भी देख लें। मेथड 2 क्या है? मेथड 1 तो समझ आ गया, मेथड 2 क्या है ये देख लें। अच्छा, मेथड 1 समझने के बाद मेथड 2 को अगर हम देख लें, तो मेथड 2 जो है वो ये बता रहा है कि भाई, हाँ, मेथड 1 के बाद मेथड 2 क्या है ये देख लें जरा। मेथड 1 हमने देख लिया, मेथड 2 है कि बी वेक्टर इज 20 टाइम्स यूनिट वेक्टर ऑफ ए। वेक्टर बी के टाइम्स वेक्टर ए है, बट वेक्टर बी जो है 20 टाइम्स यूनिट वेक्टर ऑफ ए होगा। क्या मतलब, ये समझ लो। अगर दो वेक्टर्स हैं और आपस में पैरेलल हैं, दो वेक्टर्स हैं और आपस में पैरेलल हैं, दोनों वेक्टर्स में जो डिफरेंस है वो किस चीज का है? सवाल ये पैदा होता है। अगर दो वेक्टर्स हैं और वो आपस में पैरेलल हैं, तो उनके दरमियान जो डिफरेंस है दरअसल वो किस चीज का डिफरेंस है? सवाल ये पैदा होता है। दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो उनका डिफरेंस किस चीज का होता है? मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होता है। डायरेक्शन तो सेम और अपोजिट दोनों हो सकता है, लेकिन अभी तो अगर सवाल में लिखा हुआ है कि इट इज इन द सेम डायरेक्शन, तो डायरेक्शन का फर्क भी नहीं है। तो दोनों वेक्टर्स में जो डिफरेंस है ना, वो उनके मैग्नीट्यूड्स का डिफरेंस है। तो अगर दो वेक्टर्स अलग अलग हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, और दोनों मुझे पता है, तो अगर वेक्टर, और मुझे बता दिया गया कि दे आर इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों वेक्टर्स मुझे पता है, तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में अगर मैं वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालूं और वेक्टर बी के डायरेक्शन में वेक्टर बी का यूनिट वेक्टर निकालूं, तो दे विल बी एग्जैक्टली सेम। सेम कैसे? दोनों वेक्टर्स अलग अलग थे। भाई दोनों वेक्टर्स पैरेलल थे, सेम डायरेक्शन में भी थे, अलग अलग इसलिए नजर आ रहे थे क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड में फर्क था। बट वेक्टर ए के डायरेक्शन में मैंने यूनिट वेक्टर निकाल लिया, और यूनिट वेक्टर तो वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो वेक्टर ए के डायरेक्शन में वेक्टर निकाला, वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला, वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाला। अब दोनों डायरेक्शन वेक्टर्स बराबर होंगे, दोनों वेक्टर्स बराबर होंगे, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं और दोनों यूनिट वेक्टर्स मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड 1। तो जो डिफरेंस था ना उनके दरमियान मैग्नीट्यूड्स का, वो डिफरेंस खत्म हो गया।
जब मैग्नीट्यूड का डिफरेंस खत्म हो गया तो वो वेक्टर सेम हो गया। तो यही बात है भाई कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं आपस में पैरेलल हैं, एक बी है और एक ए है, और अगर एक डायरेक्शन में मैं एक स्टेप वाला वेक्टर निकाल लूं, यूनिट वेक्टर, तो जो ये वो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब जो वेक्टर मेरे पास यूनिट वेक्टर आएगा उसको अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 20 है, तो मेरे पास वेक्टर बी आ जाएगा। तो वेक्टर बी इज 20 टाइम्स यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये यूनिट वेक्टर यकीनन बी का भी यूनिट वेक्टर होगा। जो ए का यूनिट वेक्टर है वो बी का भी यूनिट वेक्टर होगा। तो मैंने बी के यूनिट वेक्टर को या ए के यूनिट वेक्टर को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि बी का मैग्नीट्यूड है। वेक्टर अ वेक्टर इसके टाइम्स दूसरा वेक्टर होता है ना। तो अगर एक वेक्टर यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है ही 1, तो 20 टाइम्स 1 करूंगा तो वेक्टर बी आएगा ना, क्योंकि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 20 है। तो यहाँ से पता चला बी वेक्टर, वेक्टर बी इज 20 टाइम्स यूनिट वेक्टर ऑफ ए। यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालने का तरीका क्या है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वेक्टर था 3i+4j, मैग्नीट्यूड उसका था 5, डिवाइड किया, यूनिट वेक्टर आ गया 0.6i+0.8j। 0.6i+0.8j को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी हैव गॉट 12i+16j। तो कान किसी भी तरह पकड़ा जाए बात तो वही है, लेकिन सोचने का अलग अलग अंदाज होता है। तो उस हिसाब से ये आपके सामने मैंने आंसर पेश कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों हो गए। एग्जाम्पल नंबर 2 दोनों मेथड से भी करवा दिया, कॉपी करके मुझे एक्नॉलेज करें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा जी, चले आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। अच्छा, पहले ये समझ लें, पोजिशन वेक्टर का एक गेम आपको सिखा दूं। पहले डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद बाकी बातें करते हैं इंशाल्लाह। एक पॉइंट है पी, सही है, ओके। एक पॉइंट है पी और एक एक पॉइंट है क्यू। एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू। तो अगर पी से लेकर क्यू तक, पी से लेकर क्यू तक हमें कोई कहता है वेक्टर पी क्यू निकालो, सही है। तब मैं आपसे कहता हूँ पी से क्यू तक जाना है, लेकिन ओ के थ्रू जाना है, ओरिजिन से होते हुए जाना है। आपसे मैं कहता हूँ पी से क्यू तक जाना है, लेकिन ओरिजिन से होते हुए जाना है। तो क्या रास्ता फॉलो करोगे आप? आप बोलोगे पी से क्यू जाने के लिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था ना। तो पी से क्यू जाने के लिए पी ओ प्लस ओ क्यू, पी से क्यू जाने के लिए पी ओ प्लस ओ क्यू, ये रास्ता आप फॉलो करोगे। तो अगर पी क्यू जो है पी ओ प्लस ओ क्यू है, पी क्यू इज पी ओ प्लस ओ क्यू, तो पी ओ जो है वो माइनस ओपी के बराबर होता है। पहले आपने कहा पी से क्यू जाने के लिए रास्ता होगा पी ओ प्लस ओ क्यू, और जो पी ओ है वो माइनस ओपी के बराबर है। तो पी ओ की जगह मैंने माइनस ओपी रख दिया। तो पी क्यू जो पी ओ प्लस ओ क्यू था, और पी ओ माइनस ओपी के बराबर होता है। नेगेटिव वेक्टर्स में हमने पढ़ा ना, पी ओ और माइनस ओपी क्यों है? क्योंकि दे आर नेगेटिव वेक्टर्स, डायरेक्शन का फर्क है इनमें। तो पी ओ की जगह मैंने माइनस ओपी रख दिया। अच्छा, तो ये पी क्यू इज माइनस ओपी प्लस ओ क्यू हो गया। रीअरेंज करने पे आ गया पी क्यू इज ओ क्यू माइनस ओपी, पी क्यू इज ओ क्यू माइनस ओपी। अब ये एक फैक्ट जो मैंने डिराइव किया है, ये आपको हमेशा जिंदगी में याद रखना है, जिंदगी भर जब तक जिंदा है आपको याद रखनी बात, कि अगर दो वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर्स आपको दिए हुए, तो उनको सब्ट्रैक्ट करके आप वेक्टर निकाल सकते हैं। मतलब वेक्टर पी क्यू निकालने के लिए क्यू का पोजीशन वेक्टर में से पी का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे। याद ये रखना है, बच्चे गलती करते हैं, पी क्यू को ओपी माइनस ओ क्यू कह देते हैं, पी क्यू को वो ओ क्यू माइनस ओपी कह देते हैं। लेकिन पी क्यू जो है वो ओ क्यू माइनस ओपी नहीं है। पी क्यू जो है वो ओ क्यू माइनस ओपी, पी क्यू जो है ओपी माइनस ओ क्यू नहीं है, बल्कि पी क्यू है ओ क्यू माइनस ओपी। मतलब एंडिंग जहां हो रही है पी से क्यू, पी स्टार्टिंग है और क्यू एंडिंग है, जो एंडिंग जहां हो रही है उसके पोजीशन वेक्टर में से स्टार्टिंग वाले के पोजीशन वेक्टर को माइनस करना।
तो पी क्यू इज ओ क्यू माइनस ओ पी। अब यहाँ से मुझे कई बातें पता चल गई। अगर मुझे कोई कहता है ए बी निकालो, तो ए बी इज एंडिंग बी पे हो रही है, तो ए बी इज ओ बी माइनस ओ ए। ए बी इज ओ बी माइनस ओ ए। अच्छा, एक्स वाई की अगर मैं बात करूं, तो एक्स वाई इज ओ वाई माइनस ओ एक्स। ए बी क्या है भाई? ओ बी माइनस ओ ए। एक्स वाई क्या है भाई? ओ वाई माइनस ओ एक्स। सी डी अगर निकालना होगा तो एंडिंग डी पे हो रही है, तो ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी माइनस ओ सी। ये एक ऐसी चीज हमें पता चल गई जो आपको हमेशा याद रखनी। तो सही है, तो ये चीज आपको काफी ज्यादा इस्तेमाल करनी मिलेगी। तो अगर मुझे पी क्यू निकालना है तो आई विल डू ओ क्यू माइनस ओ पी। और अगर ओ क्यू जो है वो एक्स टू वाई टू है, ओ पी एक्स वन वाई वन है, तो पी क्यू बन गया एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन वाई टू माइनस वन। एक्स का डिफरेंस आ गया और वाई का डिफरेंस आ गया। सही है, ये तो एक मैंने आपको बात बता दी। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक बात और बतानी है कि अगर कभी भी दो पॉइंट्स के दरमियान मुझे डिस्टेंस निकालनी हो, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, तो हम क्या करते हैं? पी के कोऑर्डिनेट्स क्यू के कोऑर्डिनेट्स लेकर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो वेक्टर में ये बात समझने की, अगर हमें वेक्टर के थ्रू दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकालनी है, तो अगर मैं उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर वेक्टर निकाल लूं और उस वेक्टर का फिर मैग्नीट्यूड निकाल लूं, तो उनके दरमियान डिस्टेंस आ जाएगी। यही यहाँ बताने की कोशिश हुई कि अगर दो पॉइंट्स के दरमियान मुझे डिस्टेंस निकालनी है, इफ आई हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू, तो फर्स्ट आई विल फाइंड द वेक्टर बिटवीन देम। जैसे एक ओपी पी पी जो है, पी और क्यू के दरमियान मुझे डिस्टेंस निकालनी है ना, तो मैं इनके दरमियान वेक्टर निकालूंगा, तो इनके दरमियान वेक्टर कहलाएगा पी क्यू। पी क्यू कहलाएगा या क्यू पी कहलाएगा? मैंने पी क्यू कह दिया। तो अगर वो वेक्टर पी क्यू है तो उसको निकालने के लिए ओ क्यू माइनस ओ पी होगा, और ओ क्यू निकल जाएगा अगर क्यू के कोऑर्डिनेट से। मिसाल क्यू के कोऑर्डिनेट्स 2,3 है, तो ओ क्यू हो जाएगा 2,3। तो कोऑर्डिनेट्स होंगे किसी पॉइंट के, तो उसका पोजीशन वेक्टर भी आ जाएगा। ये बात हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर से कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं और कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर आ जाते हैं। बस लिखने का तरीका होता है, कोऑर्डिनेट्स कॉमा फॉर्म में होते हैं और वेक्टर कॉलम वेक्टर फॉर्म में होता है या कार्टेशियन फॉर्म में होता है। तो अगर मुझे पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस चाहिए, तो मैं पी और क्यू के दरमियान वेक्टर पी क्यू निकाल लूंगा, और वेक्टर पी क्यू निकालने के बाद उस वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो डिस्टेंस आ जाएगी। तो वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर मींस इट्स लेंथ। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ। तो अगर मुझे पी और क्यू के दरमियान लेंथ चाहिए, जो लाइन बन रही है उसकी, तो उनके दरमियान वेक्टर निकाल के उसका मैग्नीट्यूड ढूंढ लूंगा, तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी या डिस्टेंस आ जाएगी उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। तो ये आपके स्टेप्स हो गए। अब लेट्स ट्राई इट आउट। अगर मिसाल है ओपी हमारा 3 4 है और ओक्यू 10 7, तो सबसे पहले हम पी क्यू निकाल लेते हैं। तो पी क्यू निकालने का फॉर्मूला हम सीख चुके हैं, एंडिंग माइनस स्टार्टिंग होती है। एंडिंग का पोजीशन वेक्टर और स्टार्टिंग का पोजीशन वेक्टर, ओ क्यू माइनस ओपी, ओ क्यू माइनस ओपी। ओ क्यू माइनस ओपी के मुताबिक 10 7 माइनस 3 4। अगर मुझे निकालना है, पी क्यू वेक्टर निकालना है, तो इट इज ओ क्यू माइनस ओपी। ओ क्यू में से ओपी को माइनस कर देंगे, ओ क्यू माइनस ओपी। तो ओ क्यू वॉज 10 7 and OP was 3 4. If you are going to subtract them, 10 7 minus 3 4, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, 7 माइनस 4 3 हो जाएगा। तो ये पी क्यू वैक्टर आ गया। कैसे आया? ओ क्यू माइनस ओपी करके आ गया। अब पी क्यू वैक्टर आया, उस पी क्यू वैक्टर का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, रूट ऑफ 7 स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इट्स रूट ऑफ 58। जो भी आंसर आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करके दे दूंगा, और वही मेरा पी और क्यू के दरमियान की डिस्टेंस होगी। जनरल फॉर्म में मैंने लिख के बताया कि अगर पी क्यू ओ क्यू माइनस ओपी है और क्यू के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 थे, तो ओ क्यू हो जाएगा x2 y2, और ओपी के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 थे, तो ओपी हो जाएगा, बल्कि लिख भी देता हूँ, क्यू के कोऑर्डिनेट्स और पी के कोऑर्डिनेट्स, पी के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स थे x2 y2। तो पी के कोऑर्डिनेट से ओपी आ गया और क्यू के कोऑर्डिनेट से ओ क्यू आ गया। और पी क्यू निकालने के लिए x2 माइनस एक्स वन अपॉन वाई टू माइनस x2 माइनस एक्स वन और y2 माइनस वाई वन कर दिया। अब मैं अगर इसकी डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ, तो x2 माइनस एक्स वन जो आया उसका भी स्क्वायर होगा, और y2 माइनस वाई वन का जो जो आया उसका भी स्क्वायर होगा। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू बन गया x2 माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस वाई वन होल स्क्वायर। सिर्फ ये समझाने के लिए कि देखो यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, यही तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। यही समझाने के लिए ये पूरा जनरल फॉर्म में लिखा था, वरना बात तो मैं पहले ही मुकम्मल कर चुका था कि देखो पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए
उन दोनों पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर, अगर दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो, उससे दोनों के पोजीशन वेक्टर पता चल जाए, और माइनस करके उन दोनों के दरमियान का वेक्टर पता चल जाए, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाती है या लेंथ आ जाती है, उन दोनों के पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आ जाती है, या उन दोनों के दरमियान जो लाइन बनी हुई है उसकी लेंथ आ जाती है। तो वो मैं जनरल फॉर्म में साबित भी कर दिया कि देखो दरअसल डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लग गया, अगर हमने इसको जनरल फॉर्म में ड्राइव किया है तो। सही है। तो पोजीशन वेक्टर में हमने बात सीखी कि पोजीशन वेक्टर के थ्रू वेक्टर आता है सेकंड माइनस फर्स्ट करके, जैसे ए बी इज ओ बी माइनस ओ ए, एक्स वाई इज ओ वाई माइनस ओ एक्स, और फिर हमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालना भी सीख लिया। ये पूरा पेज जो है इसका, यहाँ तक मुझे बता दें कि इज इट क्लियर टू एवरीवन, एक्नॉलेजमेंट दे दें, इज इट क्लियर एंड डन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने कुछ कॉपी नहीं किया तो, नोट्स बना लें इसके। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। जी जनाब, तो हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स तक कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को समझ भी आ गया, नोट्स बन गए। हम आगे बढ़ते हैं वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल पे। सब हमारा जो सिलेबस है ना, वो फोकस कर रहा है वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन पर। मतलब अब हम जब सवालात देखेंगे तो उसमें 2 डायमेंशनल के सवालात नहीं होते, उसमें सवालात 3 डायमेंशनल ही होते हैं। तो अब तक हमने जो 2 डायमेंशनल में जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट बड़े स्मूथली 3 डायमेंशनल में लगते हैं। इसका मतलब कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हमारी हो चुकी है, बस उसको 3D की चादर में लपेट कर 3D वेक्टर्स आपको सिखाना है। तो बेसिकली 2D और 3D के कॉन्सेप्ट सारे सेम है, बस अब थर्ड डायमेंशन को इंट्रोड्यूस करना है। तो जैसे पॉइंट एक्स कॉमा वाई होता है, 3 डायमेंशन में पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड होता है, क्योंकि 2 डायमेंशनल में दो एक्सिस की बात होती है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब अगर हम एक रूम की बात करते हैं तो लेंथ ब्रेथ और हाइट, क्यूबॉइड है ना, क्यूबॉइड, उसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट पढ़ते हैं ना, तो लेंथ और ब्रेथ अगर एक्स और वाई एक्सिस है, तो हाइट जो है वो जेड एक्सिस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर लेट सपोज इसको मैं एक्स कह रहा हूँ और इसको वाई कह रहा हूँ, तो फिर तीसरी वाली ये वाली जेड हो जाएगी। लेकिन इसने नाम अलग 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 से दिए हुए। लेट सपोज अगर ये एक्स है और ये वाली एक्सिस वाई है, तो ये वर्टिकल वाली जेड हो जाएगी। तो किसी को भी कुछ भी नाम दिया जा सकता है, इसको एक्स कह दें, इसको वाई कह दें, इसको जेड कह दें। और ये जो डायरेक्शन है ना, ये सवाल में डिफाइंड होते हैं कि भाई ये वाला जो डायरेक्शन है ये आई वाला डायरेक्शन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट को आई कहते हैं, वाई डायरेक्शन में एक यूनिट को जे कहते हैं, तो जेड डायरेक्शन में एक यूनिट को के कहते हैं। एक्स वाई जेड आई जे के। तो किस डायरेक्शन में आई है, किस डायरेक्शन में जे है, किस डायरेक्शन में के है, ये चीज सवाल में डिफाइंड होती है। कोई भी डायग्राम दिया हुआ होगा उसमें बताएगा कि भाई इस डायरेक्शन में आए है, इस डायरेक्शन में जे है, इस डायरेक्शन में के, तो बस उस डायरेक्शन को फॉलो करना होगा। तो वो आगे पीछे हो सकती है मामला, बस ये बताने का मकसद है। मिसाल है, अगर कोई पॉइंट अगर 3 डायमेंशन में एक्ट कर रहा है, तो उसका एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट की लोकेशन कुछ इस तरह से है जो कि हमें नजर नहीं आ रही, विजुलाइज नहीं कर पा रहे हम, बट ये पॉइंट ऐसे बीचों बीच ऐसे होगा कि एक्स के लिहाज से 2 पे होंगे, वाई के लिहाज से 3 पे होंगे और जेड के लिहाज से 5 पे होंगे। तो ये 2 डायमेंशनल पिक्चर देखकर हमें नहीं समझ आ रहा होता, बट ये है इस तरह का पॉइंट जिसमें 2x2 है, y3 है, और z आपका 5। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,3,5। वेक्टर फॉर्म में इसको हम लिखेंगे 2, 3, 5, कॉलम वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में हम लिखेंगे 2i + 3j + 5k। तो जैसे एक्स वाई जेड है, वैसे एक्स डायरेक्शन में एक कदम आई होता है, वाई डायरेक्शन में एक एक कदम जो है वो जे होता है, और जेड डायरेक्शन में एक कदम के होता है। तो वो यूनिट वेक्टर्स इन द आई एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन को आई जे और के कहा जाता है। तो यही बात यहाँ पर है, इफ अ पॉइंट पी इज एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, देन वेक्टर ओ पी विल बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म हो गई। और कॉलम वेक्टर फॉर्म में एक्स वाई जेड, where I, J, and K are unit vectors in the positive direction along the x-axis, y-axis and z-axis respectively। पहले खाली x और y की बात हो रही थी, अब z-axis की बात हो रही है। तो z पॉजिटिव डायरेक्शन में z-axis पर जो एक यूनिट है वो k कहलाता है। ये अलग अलग करके लिख दिया। कार्टेशियन फॉर्म इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और कॉलम वेक्टर फॉर्म इज एक्स वाई जेड। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालना है, तो मैग्नीट्यूड इज बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओपी इज √(x²+ y²+z²)। वहां पर पहले जो था वो √(x²+ y²) था, अब √(x²+ y²+z²। बस z का इजाफा हो गया। तो यहाँ तक तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके थे, बस पहले खाली एक्स आई प्लस वाई जे था, तो डिवाइडेड बाई √(x²+ y² होता था।
अब वही है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर ओपी इज वेक्टर ओपी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। ये लिखने का एक तरीका हो सकता है कार्टेशियन फॉर्म वाला, और अगर कॉलम वेक्टर फॉर्म है तो वन अपॉन मैग्नीट्यूड, वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइम्स द कॉलम वेक्टर ओपी विच इज एक्स वाई जेड। सही है, तो टू डायमेंशनल में जो हमने सीखा था उसी को हम कैरी फॉरवर्ड करके थ्री डायमेंशनल में ले आए। बस एक्स वाई के साथ सब P3 एक्सिस जेड जेड वाली कहलाएगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में आई के डायरेक्शन में एक यूनिट जो है यूनिट वेक्टर आई कहलाता था, वाई डायरेक्शन में जे कहलाता था, तो जेड डायरेक्शन में के कहलाएगा, ये चेंज हो। अब हम आ जाते हैं स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, जब लेट सपोज हम एक्स डॉट वाई लिखें या एक्स क्रॉस वाई लिखें, दोनों का मतलब होता है एक्स वाई, दोनों का मतलब एक्स वाई होता है। मतलब डॉट डॉट हो तो भी हम समझ जाते हैं एक्स और वाई के प्रोडक्ट की बात हो रही है, और क्रॉस हो तो भी हम समझ जाते हैं कि एक्स और वाई की प्रोडक्ट की बात हो रही है। लेकिन अगर वेक्टर्स फॉर्म में एक वेक्टर है पी और एक वेक्टर है क्यू, इनके दरमियान अगर डॉट है ना, तो वो प्रोडक्ट कहलाएगा डॉट प्रोडक्ट, और इनके दरमियान अगर क्रॉस है ना, तो वो प्रोडक्ट कहलाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। नॉर्मली जब नंबर्स की बात होती है या नॉर्मल लेटर्स की बात होती है, तो डॉट के साथ प्रोडक्ट को इंडिकेट किया जाए या क्रॉस के साथ, वो प्रोडक्ट ही कहलाता है, और उसका रिजल्ट भी चेंज नहीं होता, सेम रिजल्ट होता है। बट वेक्टर्स के केस में ऐसा नहीं। वेक्टर्स के केस में दो किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, याद रखिएगा। एक है डॉट प्रोडक्ट और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्लेस किया जाए तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, या स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। कभी कभार वो अक्सर सवाल में लिखता है बाय यूजिंग द स्केलर प्रोडक्ट, तो वी शुड नो दैट डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट। क्यों, मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले मैं एक बात वाजे कर दूं कि दो किस्म के प्रोडक्ट होते हैं वेक्टर्स के केस में। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्योंकि यूनिवर्सिटी में अक्सर बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट को फेस करेंगे। पहले P3 में भी था, 2020 से पहले 2019 तक P3 में क्रॉस प्रोडक्ट भी था, और बहुत सारे ऐसे केसेस थे वेक्टर्स के जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता था या जिसकी जरूरत पड़ती थी। लेकिन 2020 से मैंने कहा था ना कि P1 वाला वेक्टर्स पूरा P3 में आ गया, और P3 का जो एक बड़ा सा हिस्सा था उसमें से काफी मेजर पोर्शन जो एक अ, थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट भी कहलाता था, वो पूरा टेक्निकल पार्ट P3 से हट गया, एक आसान पार्ट P3 वाला रह गया। तो P1 से P3 में एक हिस्सा आया, और P3 का जो अपना हिस्सा था उसमें से एक बड़ा मुश्किल वाला हिस्सा निकल के छोटा वाला हिस्सा बाकी रह गया, और जो हिस्सा निकल गया ना, उस हिस्से में क्रॉस प्रोडक्ट का निकालना भी शामिल था। तो अब हमारे P3 के सिलेबस में क्रॉस प्रोडक्ट का निकालना शामिल नहीं है। तो ये लेकिन आपको आगे आगे नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्लेस किया जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, और अगर दो वेक्टर्स के दरमियान क्रॉस प्लेस किया जाए तो ऐसे प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। तो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये कॉन्सेप्ट आप अपने जहन में बिल्कुल अच्छी तरह से रखें इंशाल्लाह। हमारे सिलेबस में क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है? अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है, और डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है ना, वो वेक्टर नहीं है बल्कि एक स्केलर क्वांटिटी, एक नंबर है। दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो एक नंबर आता है, वेक्टर नहीं आता भाई। दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके वेक्टर ही आना चाहिए ना, नहीं भाई ऐसा नहीं है। दो वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो एक नंबर एक स्केलर आ जाता है। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर नहीं है बल्कि एक नंबर है, एक नंबर है, एक स्केलर है। दैट इज वाई उस प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसके बीच में डॉट लगा के प्रोडक्ट निकाला जा रहा है। तो पी डॉट क्यू है तो ये डॉट प्रोडक्ट है, लेकिन क्योंकि इसका आंसर एक स्केलर है, एक नंबर है, लिहाजा इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। कभी कहेगा ना फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट, तो आप समझ जाएंगे डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है। और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है, क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है तो जो थर्ड चीज आती है वो वेक्टर ही होती है। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आता है, लेकिन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो है नहीं, तो इस पर मजीद हम बात करेंगे नहीं। अच्छा, अब जो फॉर्मूला स्केलर प्रोडक्ट का लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज एज फॉलोज। कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स कॉस थीटा। We can remember this formula as the modulus of the first vector multiplied by the modulus of the second vector multiplied by the cosine of the angle between them. अभी जो थीटा है ना, ये थीटा, ये एंगल बिटवीन देम है। एंगल बिटवीन देम को थीटा कहा जा रहा है।
तो क्या ये क्या बता रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हो ना, तो उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई करवाओ, और उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है उसको कॉस, उस पे कॉस लगाओ और उसको भी मल्टीप्लाई करवाओ, तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी टाइम्स कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है वेक्टर बी, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा उसको कहा जा रहा है थीटा। क्योंकि क्योंकि अभी वेक्टर ए और बी की बात हो रही है ना, क्योंकि अभी वेक्टर वेक्टर ए और बी की बात हो रही है, लिहाजा इन वेक्टर ए और बी के दरमियान जो एंगल है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल है उसको कहा जा रहा है थीटा। तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड निकालें, और उन दोनों के दरमियान जो एंगल है उस पे कॉस लगाएं, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। अच्छा, फॉर्मूला लिखा हुआ तो इस तरह से होता है, लेकिन पता है इसको इस्तेमाल करते हुए असल पर्पस इसका होता है थीटा को निकालना। अक्सर सवाल आता है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो पता है हम क्या करते हैं, हम इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करके हमारे पास ये गर्मा गर्म फॉर्मूला बन जाता है कि अगर हमें cos थीटा निकालना है तो ये दोनों के वेक्टर्स का प्रोडक्ट, दोनों का जो मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है उसको डिवाइड करते हैं। तो मैंने यही किया कि इसको मैंने रीअरेंज कर लिया, क्योंकि इसकी यूजेज जो हमें नजर आती है वो यही आती है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अभी एप्लीकेशन लिखी हुई भी है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज यूज्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स। ओरिजिनली ये फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट का इस तरह से लिखा हुआ है, बट होता ही है कि डॉट प्रोडक्ट तो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है, दोनों के मैग्नीट्यूड भी आसानी से कैलकुलेट हो जाते हैं, इन दोनों की मदद से हम थीटा निकालते हैं। तो इसलिए इसी फॉर्मूला को रीअरेंज करके एक नया फॉर्मूला सामने आ गया, और वो है cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या मतलब है कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालना चाहते हो, और हम जब भी एंगल निकालेंगे तो हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालना चाहते हो तो दोनों वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट निकालो, दोनों वेक्टर्स का अलग अलग मैग्नीट्यूड निकालो और उनका प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में लो, डिवाइड करो, कॉस इनवर्स लगाओ तो थीटा आ जाएगा। आई रिपीट, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालना चाहते हो तो दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में लो। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में लो, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में लो, और उसको कॉस थीटा से इक्वेट कर दो, और फिर कॉस इनवर्स, कॉस को वहां भेज के कॉस इनवर्स करके थीटा निकाल दो। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी। एक तो ये बात हो गई कि ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज यूज्ड टू फाइंड द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर। असल चीज इसका इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं एंगल निकालने के लिए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, अब ये एक तो ये फॉर्मूला हो गया, अब अक्सर वो कहता है फाइंड द एंगल ए बी सी, या फाइंड द एंगल बी ए सी, या फाइंड द एंगल सी ए बी। तो यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी काम की बात बतानी है, और वो ये कि अगर मुझे एंगल सी ए बी निकालना है, तो मैं अगर अगर मैं वेक्टर सी ए बी निकालना चाहता हूँ, तो पता है मैं कौन से वेक्टर, पहले मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ, मैं बगैर डायग्राम के बताता हूँ। अगर मुझे सी ए बी निकालना है तो हम सब जानते हैं कि एंगल सी ए बी का मतलब है एंगल हमेशा बीच में लिखा जाता है। अगर एंगल सी ए बी है तो एंगल हमेशा बीच में लिखा जाता है। तो इफ यू हैव टू फाइंड द एंगल सी ए बी, इसका मतलब मुझे एंगल ए निकालना, सही है। तो अगर मुझे एंगल सी ए बी फाइंड करना है मतलब मुझे एंगल ए निकालना है। टू फाइंड द एंगल सी ए बी यूज द फॉर्मूला एज फॉलोज। एंगल सी ए बी निकालने के लिए फॉलोइंग फॉर्मूला को आपने इस्तेमाल करना है। अब जरा इस चीज को देखें कि जब सी ए बी, तो मैं लिख रहा हूं पहले सी ए बी, और ए पे मैंने एंगल निकाल लिया क्योंकि ए वाला एंगल निकालना है बीच वाला। अब यहाँ बताना ये है कि या तो दोनों वेक्टर्स आप जो लेंगे ना वो ऐसे लेंगे, एक तो ये होता है ना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह से नाम दिए हुए, दोनों के दरमियान आपको का एंगल निकालो, तो यहाँ तो हम डायरेक्शन पे बात कर ही नहीं रहे होते। लेकिन अगर मुझे क्या है फाइंड एंगल सी ए बी, और मेरे पास वेक्टर्स भी नहीं है जिन वेक्टर्स को इस्तेमाल करना है, तो पहले तो ये पता लगाना जरूरी है किन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालना है और कौन से वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो अगर वो कहेगा ना एंगल सी ए बी निकालो, तो पता है कौन कौन से वेक्टर्स होने चाहिए, या तो वेक्टर सी ए और बी ए हो, या वेक्टर्स ए सी और ए बी हो। क्या मतलब है, मतलब ये है कि ए अगर एंगल है, ए पे हमारा एंगल है सी ए बी, ये वाला हमारा एंगल है, तो या तो दोनों वो हों जो ए से बाहर जा रहे हों, या दोनों वो हों जो ए से ए की तरफ आ रहे हैं।
तो ए की तरफ आने वाला एक वेक्टर है सी ए और ए की तरफ आने वाला दूसरा वेक्टर है बी ए। तो या तो सी ए और बी ए को इस्तेमाल किया जाए और उनका डॉट प्रोडक्ट ऊपर और उनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट नीचे लिया जाए, या फिर दोनों वो वाले वेक्टर्स दिए जाए जो बाहर जाने वाले हैं। मतलब ए से बाहर जाने वाले, तो मतलब ए सी और ए बी। तो ए सी और ए बी लिए जाए और उनका डॉट प्रोडक्ट ऊपर लिया जाए और उनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट नीचे लिया जाए। मतलब ये कि ऐसा नहीं कर सकते कि आप ए सी लें और बी ए लें, मतलब ए सी बाहर जाने वाला है और बी अंदर आने वाला है, नहीं, ये गलती हो जाएगी, ऐसा नहीं करना आप। ये गलती है, ये आपने नहीं करना। अच्छा, अब इसको डायग्राम बना के करना जरूरी है या डायग्राम के बगैर भी कर सकते हैं? डायग्राम के बगैर भी कर सकते हैं। पता है कैसे? देखें, मैं बताता हूँ। अगर आपको सी ए बी निकालना है ना, तो दो पॉसिबिलिटीज है। ए से बाहर जाने वाले वेक्टर्स ले लें, तो कौन कौन से हो गए? ए सी और ए बी। या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ए के अंदर आने वाले ले लें। तो यहाँ देख सकते हैं, अगर ए से बाहर जाने वाले हैं तो एक हो गया ए सी और एक हो गया ए बी, जो आपको यहाँ नजर आ रहा है। ए सी और ए बी लिए, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर लिया और उन दोनों के मैग्नेट्स का प्रोडक्ट नीचे ले लिया। या फिर अंदर की तरफ, ए की तरफ आने वाले, तो एक हो गया सी ए और एक हो गया बी ए। तो देख सकते हैं सी ए और बी ए, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर और डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कह लें, वो ऊपर आ गया और दोनों के मैग्नेट्स का प्रोडक्ट नीचे आ गया। अब कोई बंदा अगर ए सी के साथ बी ए का कॉम्बिनेशन बना ले, ये गलत, ये वाला गलत, ये गलत कॉम्बिनेशन। दोनों बाहर जाने वाले हों, दोनों अंदर आने वाले हों। अच्छा सर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी तो बताएं। बेटा मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट की साइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है ना, तो एंगल एक्यूट आएगा, दोनों दोनों लाइंस के दरमियान एंगल एक्यूट होगा। और अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है ना, दोनों लाइंस के दरमियान एंगल ऑब्ट्यूस होगा। अगर अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों वेक्टर्स के दरमियान एक्यूट एंगल होगा, और डॉट प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो दोनों के दरमियान ऑब्ट्यूस एंगल होगा। और डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है ना, तो दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे ये मेंशन भी है। Note, if A dot B is positive greater than 0, then theta is an acute angle. If A dot B is less than 0, then theta is an obtuse angle. If A dot B is 0, then theta is a right angle. अगर डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो थीटा एक्यूट एंगल होगा, अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है तो थीटा ऑब्ट्यूस एंगल होगा, और अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो थीटा राइट एंगल होगा। मतलब टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो इसीलिए अगर आप गलत ले लेंगे डायरेक्शंस, अगर आपने ए सी ले लिया और दूसरी तरफ आपने, एक तरफ आपने ए सी ले लिया और दूसरी तरफ आपने बी ए ले लिया, और तो ए सी और बी ए में होगा ये कि आपका डॉट प्रोडक्ट जो है वो अगर पॉजिटिव आने वाला होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आने वाला होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब एक्यूट एंगल आने वाला होगा तो ऑब्ट्यूस आ जाएगा, ऑब्ट्यूस आने वाला होगा तो एक्यूट आ जाएगा। तो ये गड़बड़ हो जाएगी, जो कि काबिल बर्दाश्त गलती नहीं है, बल्कि पेनलाइज होने वाली गलती है। तो इसीलिए दोनों वेक्टर्स वो होंगे जो अंदर आने वाले होंगे, या दोनों होंगे जो बाहर जाने वाले होंगे। इसके लिए डायग्राम बना के भी कर सकते हैं, बगैर डायग्राम के आपको मैंने बता दिया कि अगर ए पे एंगल है तो ए से बाहर जाने वाले दोनों हो गए ए सी और ए बी, या दोनों ए की तरफ आने वाले हो गए सी ए और बी। इस चीज का बहुत ख्याल रखें। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है, लेट सपोज, वैसे तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि अगर डॉट प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है लेकिन एंगल लिखा हुआ है ऑप्ट्यूस, तो आप पता है क्या करोगे? एक्यूट एंगल निकालने के बाद 180 से माइनस कर दोगे तो ऑप्ट्यूस आ जाए। ये उसूल याद रखो। आ एक्यूट रहा है लेकिन मांगा ऑप्ट्यूस है, तो एक्यूट को 180 से माइनस कर दो। या अगर अगर आ ऑप्ट्यूस रहा है और मांगा एक्यूट है, तो ऑप्ट्यूस वाले को 180 से माइनस करके एक्यूट निकाल। तो अगर बता दिया गया एक्यूट या ऑप्ट्यूस निकालना है, तो वो निकालने के लिए जो भी आंसर आएगा उसको 180 से माइनस करके आप अपना रिक्वायर्ड आंसर निकाल लेंगे। बट अगर खामोशी है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो फिर तो एक्यूट है तो एक्यूट आना चाहिए, ऑप्ट्यूस है तो ऑप्ट्यूस आना चाहिए। उसमें अगर आपने डॉट प्रोडक्ट की साइन आपकी गलत हो गई, तो फिर अगर एक्यूट आने वाला होगा तो ऑप्ट्यूस आ जाएगा, ऑप्ट्यूस आने वाला होगा तो एक्यूट आ जाएगा, जिस केस में आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इसीलिए उस चीज के लिए मैंने आपको पूरा वाजे तौर पे समझा दिया कि आपने क्या फॉलो करना है। सही है, तो फॉर्मूला डिफाइन था, डायग्राम भी बना लिया, ये भी आपके सामने बात रख दी बिल्कुल वाजे तौर पे। मेरे ख्याल से इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं। ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। पहला वेक्टर है एक्स वाई जेड और दूसरा वेक्टर है पी क्यू आर। इतना आसान है डॉट प्रोडक्ट का निकालना। दोनों के एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, प्लस दोनों के वाई को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, प्लस दोनों के जेड को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। इतना आसान है। तभी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर एक नंबर होता है। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय पी, पी एक्स, प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू वाई, प्लस जेड मल्टीप्लाई बाय आर, जेड आर, या आर जेड।
अब एग्जांपल देख लेते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक वेक्टर ए है 2i प्लस 3j प्लस के, कॉलम वेक्टर फॉर्म में 2 3 1। वेक्टर बी है कार्टेशियन फॉर्म में i प्लस 4j प्लस 7 के, i प्लस 4j प्लस 7 के, कॉलम वेक्टर फॉर्म में 1 4 7। डॉट प्रोडक्ट निकालना है, 2 को मल्टीप्लाई करें 1 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करें 7 से। तो 2 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स 4 प्लस 1 टाइम्स 7, 2 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स 4 प्लस 1 टाइम्स 7, आंसर आ जाएगा 21। सही है। तो ए डॉट बी निकालने के लिए हमने इस तरह से कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली। 2 टाइम्स 1 प्लस 3 टाइम्स 4 प्लस 1 टाइम्स 7 एंड द आंसर इज 21। और ये बात हम पहले ही तय कर चुके हैं कि पॉजिटिव है तो एक्यूट आएगा, नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूस आएगा, जीरो है तो राइट एंगल आएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज एक्नॉलेज कर दें, तो फिर मैं क्लास एक एग्जांपल है इसको करवा दूंगा, तो इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन इस एक्सपेक्ट, बल्कि इसके अलावा एक छोटी सी और बात भी है। सही है, छोटा सा एक एग्जाम्पल है और फिर छोटी सी बात और है। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया? चले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं ताकि बात मजीद क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। इसी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन है, फिर आप इसके सवाल करने की। ये वो कैटेगरी है जो P1 से P3 में आई थी, जिसमें बहुत सारे सवाल मौजूद हैं। उसकी प्रैक्टिस करने को अब तैयार हो जाएंगे। 5 रुपए के सवाल इंशाल्लाह LMS पे अपलोड हो जाएंगे। यू कैन प्रैक्टिस दैट दोज क्वेश्चंस इंशाल्लाह। तो अभी हम इसको फोकस कर लेते हैं। अगर एक वेक्टर ओ है 2i प्लस जे, एक वेक्टर ओ ए है 2i प्लस जे प्लस 2 के, और ओ बी है 3i माइनस 2j प्लस पी के। वी हैव बीन गिवन टू वेक्टर्स, और पार्ट नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर्स ओ ए एंड ओ बी आर परपेंडिकुलर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द वेक्टर्स ओ ए एंड ओ बी आर परपेंडिकुलर। वेक्टर्स ओ ए और ओ बी जो है आपस में परपेंडिकुलर हैं। जैसे ही आपने पढ़ा ना कि दे आर परपेंडिकुलर, तो आप फौरन समझ गए उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। याद रखेंगे बात, द डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। तो ओ, जैसे आपने पढ़ा वेक्टर्स ओ ए एंड ओ बी आर परपेंडिकुलर, यू विल ऑल immediately write OA dot OB equals 0। OA dot OB equals 0। तो OA और OB का डॉट प्रोडक्ट आपका 0 है। तो OA क्या है भाई? OA वाला वेक्टर है 2 1 2, और OB वाला वेक्टर है कॉलम वेक्टर फॉर्म में 3 माइनस 2p। एक मिनट, हाँ यहीं से देखेंगे ना, मतलब हाँ मैंने उस फॉर्म में नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया होगा। 2 3 6 प्लस 1 1 था, तो 1 इंटू माइनस टू प्लस 2 इंटू पी 2p। डॉट प्रोडक्ट निकाला, सही है। और डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद जो है, आपको अगर कंफ्यूजन कभी भी हो ना आईजे में, तो आप फॉरन कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर ये मेरी हमेशा आदत है कि मैं कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ। 2i प्लस जे प्लस 2 के का मतलब है 2 1 2। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 एंड पी। 3 माइनस 2 एंड पी, तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करूंगा -2 से, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा पी से। तो 6 माइनस 2 प्लस 2p इक्वल 0। तो 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, 4 को वहां भेजेंगे, 2p इक्वल्स -4 एंड p इक्वल्स टू -2। यहाँ से डॉट प्रोडक्ट जीरो कैसे पता चला? क्योंकि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, द डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो एंड वी हैव गॉट p इक्वल्स टू -2। आगे कह रहे हैं व्हेन p इज 6 फाइंड द एंगल AOB। तो मैंने पहले विजुलाइज किया, विजुलाइज ना भी करें, बनाए ना भी, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। AOB निकालने के लिए या तो AO और BO लेंगे, या फिर दोनों बाहर वाले लेंगे OA और OB। ये बना के देख लें, तो AOB वाला एंगल निकालना है O वाला, तो OA और OB ले लें, या फिर AO और BO ले लें। अब जाहिर सी बात है, हमें OA और OB पता है, तो हम AO और BO क्यों लेंगे? ओ ए और बी, ओ ए और ओ बी जो ऑलरेडी गिवन है उसी को यूज कर लेते हैं। तो मैं ओ ए और ओ बी ले रहा हूँ। अच्छा, ओ ए वाला था 2 1 2 गिवन है, और ओ बी वाला 3 माइनस 2 पी था, और पी की वैल्यू गिवन है 6, तो ये हो गया 3 माइनस 2 6। ओ ए यही रहा, और ओ बी पी की वैल्यू के बाद 3 माइनस 2 6 हो गया। एंगल निकालना तो वैसे ही बहुत आसान है, नियरेस्ट डिग्री में निकालना है। इंस्ट्रक्शन याद रखें, अगर इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई, खामोशी है, तो डिग्री में मांगा तो डिग्री में, रेडियन में मांगा तो रेडियन में। लेकिन अगर खामोशी है तो डिग्री में भी दे सकते हैं, रेडियन में भी दे सकते हैं। अगर खामोशी है तो डिग्री में भी दे सकते हैं, रेडियन में भी दे सकते हैं। लेकिन डिग्री में एंगल की एक्यूरेसी होती है 1 डेसिमल प्लेस। ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है, एंगल इन डिग्री 1 डेसिमल प्लेस, एंगल इन रेडियन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंगल इन डिग्री 1 डेसिमल प्लेस, एंगल इन रेडियन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट अगर मांगा है किसी डिग्री में या रेडियन में, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। खामोशी है तो दोनों में दे सकते हैं, डिग्री में 1 dp, रेडियन में 3 SF। बल यहाँ, लेकिन यहाँ पर डिग्री में मांगा है, लेकिन नियरेस्ट डिग्री में मांगा है, मतलब नियरेस्ट होल नंबर। तो यहाँ 1 डेसिमल प्लेस में नहीं देंगे, बल्कि यहाँ नियरेस्ट होल नंबर में देंगे। तो फॉर्मूला क्या था? cos ऑफ एंगल, cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स डिवाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स।
तो ओ ए डॉट ओ बी निकाल लेते हैं। तो 2 टाइम्स 3 प्लस 1 टाइम्स -2 प्लस 2 टाइम्स 6, इट्स 6 - 2 + 12, ये आ गया। डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव 16 आ गया। ओ ए का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लिया तो रूट ऑफ 2² + 1² + 2², यू कैन सी दिस। और ओबी का मैग्नीट्यूड निकाला तो रूट ऑफ 3² + -2 होल स्क्वायर + 6²। माइनस होगा तो होल स्क्वायर लेंगे ना, सारी बात है। वैसे तो होल स्क्वायर ही होते हैं सारे, लेकिन मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि जरूरत नहीं थी, तो माइनस वाले में मैंने ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि बनाना तो उसको पॉजिटिव ही। 3² + -2² + 6², दोनों का जो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड आया वो 21। तो cos AOB is 16/21 because we have got the dot product positive, therefore we'll get the acute angle। और यहाँ लिखा हुआ नहीं है कुछ, तो इसका मतलब acute ही आएगा। मतलब अगर कुछ ना लिखा हो तो एक्यूट है तो एक्यूट, ऑप्ट्यूस है तो ऑप्ट्यूस। अगर लिखा होता है ऑप्ट्यूस तो फिर एक्यूट निकालने के बाद भी 180 से माइनस करके ऑप्ट्यूस देना पड़ता, क्योंकि मैं पहले मेंशन कर चुका। तो cos AOB 16/21 एंड AOB निकालने के लिए cos इनवर्स करेंगे। cos इनवर्स 16/21, cos इनवर्स 16/21, cos इनवर्स 16/21 की आंसर आ गया 40.4। 1 डेसिमल प्लेस में आंसर नहीं देना, नियरेस्ट डिग्री में देना है, लिहाजा आंसर होगा 40 डिग्री। आंसर होगा 40 डिग्री। ये आपका एग्जाम्पल मुकम्मल हो गया। कॉपी भी कर लें और एक्नॉलेज भी कर दें कि क्या बात समझ आ गई है, और जो कॉन्सेप्ट इस एग्जाम्पल में अप्लाई करवाएं क्या वो बात सबको समझ आ गई है। लिख लें तो क्लियर एंड डन लिख दें, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। बस लास्ट छोटी सी बात बतानी है, 2-4 मिनट की, फिर क्लास खत्म। चलिए अलहमदुलिल्लाह, यहाँ तक नोट हो गया। अच्छा, एक बात मैं और आपके सामने मेंशन करना चाहता हूँ जो एक कॉमन एरर की फॉर्म में आती है, तो मैं वो मेंशन करना चाहता हूँ। अगर आपके पास एक लाइन है ए बी और आपको दो वेक्टर्स हैं, और आपको कहा जा रहा है एक वेक्टर ओ ए दिया हुआ है और एक वेक्टर ओ बी दिया हुआ है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप पोजीशन वेक्टर निकालो ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आई रिपीट, आपके पास ओ ए है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है, और आपसे कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालो। आपके पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, दोनों के पोजीशन वेक्टर होपफुली दिए हुए हैं, और आपसे कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालो। अब बच्चे पता है क्या करते हैं? बच्चे कहते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालने में क्या मसला है, पहले वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं ओ बी माइनस ओ ए करके, ये तो मैंने आपको ऊपर सिखाया था ना पोजीशन वेक्टर के साथ, और फिर उसको डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, तो आ गया मिड पॉइंट। नहीं भाई, ये गलती होती है, ये बहुत बड़ी गलती होती है, कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं अक्सर बच्चे, अच्छे बच्चे, हाई अचीवर बच्चे भी ये गलती करते हैं। तो वो कहते हैं सर ए बी का मिड पॉइंट निकालना है ना, तो क्या मसला है, ए बी निकाल लो और डिवाइड बाय 2 कर दो। तो भाई याद रखें, ए बी निकाल के जब डिवाइड बाय 2 करते हैं तो एम का पोजीशन वेक्टर नहीं आता, ए एम आता है, ए एम आता है, क्योंकि उसने पूछा फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए और बी का जो मिड पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर बताओ। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है रिलेटिव टू ओरिजिन। तो ओरिजिन से जब मैं एम को ज्वाइन करता हूं तो मुझसे ओ एम पूछा जा रहा है, मुझसे ओ एम पूछा जा रहा है। जबकि अगर मैं ए बी निकालने के बाद डिवाइड बाय 2 करता हूं तो मुझे ए एम मिल जाता है। ए बी निकालने के बाद डिवाइडेड बाय 2 करने से मुझे ए एम मिल जाता है। ए बी निकालने के बाद 2 से डिवाइड करता हूं तो ए एम मिलता है। याद रखें ये बात, ए बी निकालने के बाद 2 डिवाइड करता हूं तो ए एम मिलता है। तो ए बी डिवाइड 2 विल गिव अस ए एम। और अगर ए एम मिल चुका है और अगर मुझे ओ एम ढूंढना है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के मुताबिक ओ से एम तक जाने के लिए पहले ओ से ए जाएंगे और फिर ए से एम जाएंगे। तो ये कर सकते हैं कि ओ ए प्लस ए एम, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ए बी डिवाइड बाई 2 करने के बाद, और ए बी निकालने के लिए आपको बताया था पहले ओ बी माइनस ओ ए होता है, तो ए बी निकालने के लिए आपने ओ बी माइनस ओ ए कर दिया। उसके बाद आपने जब डिवाइड बाई 2 किया तो बस याद रखें कि ए बी डिवाइड बाई 2 ओ एम नहीं होता, बल्कि ए बी डिवाइड बाई 2 ए एम आता है। ए बी डिवाइड 2 से ए एम आता है, और फिर ए एम में जब ओ ए को मैं ऐड करता हूं तो ओ एम तक पहुंच जाता हूं। ओ एम इज ओ ए प्लस ए एम, जो कि यहाँ लिखा। दिस इज द मेथड 2 जो कि मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट लिखा हुआ है कि अगर आपको पता है ये बात कि एम मिड पॉइंट ऑफ ए बी है और एम का पोजिशन वेक्टर निकालना है, मतलब ओ एम निकालना है, तो आप डायरेक्ट ओ ए और ओ बी को प्लस करके हाफ कर दो। मतलब या तो पहले ए बी निकाला ओ बी माइनस ओ ए करके, फिर उसको डिवाइड बाई 2 भी किया, तो फिर ए एम आया, फिर ए एम में ओ ए को ऐड भी किया, तब जाके ओ एम आया। तो काफी लंबा प्रोसेस, मेथड 2 लंबा प्रोसेस। लेकिन मेथड नंबर 1 कहता है कि अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है तो आप ए का पोजीशन वेक्टर और बी के पोजीशन वेक्टर को आपस में ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ गया। अच्छा, ये किस लॉजिक के तहत है? ये लॉजिक वही है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें सिखाती है। ए के कोऑर्डिनेट्स 2 4 5 हैं और बी के कोऑर्डिनेट्स 4 8 9। मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, 2 + 4 डिवाइड बाय 2 इज 3, y1 + y2 डिवाइड बाय 2, 4 + 8/2 इज 6, z1 + z2 डिवाइड बाय 2, तो 5 + 9 डिवाइड बाय 2 इज 7।
तो 245,489 इन दोनों का मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू, ये तो हम पढ़ते थे ना 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो 3D में z1 प्लस z2 अपॉन टू भी होगा। तो इस लॉजिक को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं पोजीशन वेक्टर में बात करना चाहता हूं तो ए पॉइंट को ही वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ओ ए आ गया, बी फॉर्म को बी के कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ओ बी आ गया, और दोनों वेक्टर्स को जब मैंने ऐड किया तो एक्स 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 भी ऐड हो गए, वाई भी ऐड हो गए, जेड भी ऐड हो गए, और जब डिवाइड बाय टू किया तो x1 प्लस एक्स टू जो हुआ था वो भी डिवाइड बाय टू हो गया, जो वाई ऐड हुए थे वो भी डिवाइड बाय टू हो गए, और जो जेड ऐड हुए थे वो भी डिवाइड बाय टू हो गए। तो अल्टीमेटली इसका वही इंपैक्ट है जो मिड पॉइंट का फॉर्मुला का इंपैक्ट है, x1 प्लस एक्स टू अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू, z1 प्लस z2 अपॉन टू। तो शॉर्टकट ये है कि जब आपको दो पॉइंट्स के दरमियान का एक मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, दोनों के पोजीशन वेक्टर्स को आपस में लेकर ऐड करें और डिवाइड बाय टू कर दें। OM इज हाफ ऑफ OA प्लस OB, दिस इज द शॉर्टकट विच यू कैन फॉलो। लेकिन जो एक मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पर था कि बच्चे AB डिवाइड बाय टू करने के बाद जो निकालते हैं उसको OM मान लेते हैं, ये गलत है। वो OM नहीं आता, वो AM आता है, उसमें फिर OA ऐड करना पड़ता है तो उससे OM हासिल हो जाता है। ये कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर जो बच्चे करते हैं, मैंने उसको आपके सामने अच्छी तरह से केटर कर दिया। तो बस यहाँ पर हमारी ये वाली कैटेगरी की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल हो गई इंशाल्लाह, जिसके बाद आप सवालात करने की पोजीशन में हैं और इसके सवालात आप भरपूर अंदाज में कर सकते हैं इंशाल्लाह। सवालात के चंद शुरू के सवालात जो हैं उसके लेक्चर्स वगैरह भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा, उसको देखकर आप अपने सवालात करने की पोजीशन में होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज एक्नॉलेज करें, शाबाश। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज हमने पढ़ा उस सबको समझ में आ गया, हर एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे क्रिस्टल क्लियर तौर पे समझ में आ गई इंशाल्लाह। क्लास को यहीं पे इख्तिताम करते हैं। आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप एलएमएस पे सवाल देखकर तमाम सवाल अटेम्प्ट करके नेक्स्ट क्लास में लाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।